हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज फिर एक नया चैप्टर संगम काल यानी कि संगम साम्राज्य, इसके पहले हमने मौर्योत्तर साम्राज्य को ख़त्म किया। अब आ रहा है क्या, संगम काल। इसके बारे में हम आपको पूरा का पूरा नॉलेज देंगे, पूरी जानकारी देंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों में, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुँचे, ये इन्फॉर्मेशन हर उन लोगों के पास पहुँचे जो पढ़ना चाहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए चलते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे संगम काल। संगम काल में कितने राजवंश आए, कहाँ कहाँ पे आधिपत्य किया, यानी कहाँ कहाँ पे अपना अधिकार किए, शासन किए, ठीक है। उनकी लैंग्वेज क्या थी, या उनकी एक तरह से सेना कैसी थी, सारी जानकारियाँ हम क्या करेंगे आपको आज ज़रूर हम देंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करें, हम चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। संगम काल, मौर्योत्तर साम्राज्य मैंने पूरा का पूरा क्या किया, ख़त्म किया, पढ़ाया पिछले लेक्चर में। आप देख सकते हैं मैं हर एक लेक्चर को क्या करते हैं, पढ़ाने के बाद जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करने के बाद वीडियो डालते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो नाम वाइज जिसका जो नाम है और एक सीरियल वाइज मैंने क्या किया है, सबको एक एक करके पढ़ाया है। वहाँ से आप देख सकते हैं पूरा इतिहास। मेरा यही अप्रण कि मैं इतिहास ख़त्म करने के बाद मैथमेटिक्स तो लगभग ख़त्म किया है, फिर रीजनिंग पढ़ाऊँगा, फिर एप्टीट्यूड का जितना भी बच्चा रहेगा कोर्स वो करा देंगे, फिर ज्योग्राफी करा देंगे। तो चलिए चलते, सबसे पहले देखते हैं संगम काल में, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, संगम काल का जो पीरियड था, ठीक, वो 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक, यानी 600 साल, याद रख लेना। 300 ईसा पूर्व से लेकर के, ईसा पूर्व का मतलब 300 से आते आते 0 1 ऐसे आया होगा, 1 के बाद 300 तक गया होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो अवधि थी, समय सीमा थी, इसके बीच की जो टाइम था यानी समय था, उसको ही हम क्या बोलते हैं, संगम काल बोलते हैं, ठीक है। संगम अवधि, उसी को संगम अवधि माना जाता है, यानी 300 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक। नेक्स्ट, यह तमिल कवियों का एक सम्मेलन था जो राजाओं द्वारा आयोजित होता था, ठीक है। ये क्या करते थे, ये तमिल जो कवि थे, जो कविताएं लिखते थे, ठीक है, उनको सम्मेलन करवाते थे। कौन, राजा लोग। राजा लोग मिल करके क्या करते थे, कवियों को इकट्ठा करके एक सम्मेलन करवाते थे, ठीक है। 3 सम्मेलन हुआ है जिसका जिक्र थोड़ा बहुत हुआ है इसमें, ठीक। तो ये चीज़ आप समझ लेना, संगम काल में क्या होता था, कवियों को इकट्ठा करवाते थे कौन, राजा, क्योंकि भाई उनके पास ही पावर था, उनके पास ही सब कुछ था, तो वो जो चाहे वो कर सकते थे। तो वो क्या करवाते थे, सम्मेलन करवाते थे, वो भी कवियों का। अब का ध्यान से देखेंगे, इनमें 3 राजवंश थे उस समय। जो संगम काल है, संगम काल में 3 राजवंश थे, यानी 3 वंशज चला। कौन कौन वंशज चला है, 3 राजवंश में कौन कौन सा वंशज, चोल, पांड्य और चेर। याद रख लेना, चोल वंश, पांड्य वंश और चेर वंश, ये 3 वंश पूरे संगम काल में क्या होता है, चलता है, ठीक। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, चेर वंश। याद रख लेना, सबसे पहले चेर वंश। तो चेर वंश कहाँ कहाँ पर फैला था, तो याद रख लेना, केरला एंड तमिलनाडु, यानी साउथ में, ठीक है। साउथ के जो 2 स्टेट थे, केरल और तमिलनाडु, यहाँ पर चेर राजवंश का क्या था, अधिकार था, ठीक है। यहाँ पे चेर राजवंश क्या करते थे, दोनों स्टेट पे यानी तमिलनाडु और केरला पे क्या किए, अपना अधिकार किए, मतलब यहाँ पे अपना राजा बनाए, ठीक है। इनकी जो राजधानी थी वो वांजी थी, ठीक है, याद रख लेना, वाजी, याद रख लेना। चेर राजवंश की जो राजधानी थी वो वाजी थी, ठीक। दूसरी बात, इनका जो प्रतीक चिन्ह था, देखो ये तीनों जो वंशज थे, ये अपने एक प्रतीक चिन्ह लेकर के चलते थे कि भाई हम चेर राजवंश वाले हैं, तो हमारा सिंबल प्रतीक ये रहेगा। तो इनका सिंबल क्या था, धनुष बाण, ठीक है। अगर इस समय अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स में इसका एग्जांपल मिलता है। जैसे पॉलिटिक्स में है तो बीजेपी का सिंबल अलग है, कांग्रेस का सिंबल अलग है, सपा का अलग है, बसपा का अलग है, तो सबके पार्टियों का सिंबल अलग था।
तो ये कॉन्सेप्ट पहले से ही आया था, ठीक है। तो राजा लोग भी अपना क्या करते थे, अपना एक सिंबल बनाते थे। तो जो चेर वंश वाले थे इनका सिंबल क्या था, धनुष बाण, ठीक, धनुष और बाण क्या करते थे, इनका सिंबल था, मतलब ये चिन्ह लेकर के ये लोग चलते थे, ठीक है। ऐसा बताया गया है कि ऑगस्टस का जो एक मंदिर था वो चेर राजवंश ने ही क्या किया था, बनवाया था, ठीक है। ऑगस्टस का एक मंदिर किसने बनवाया था, चेर राजवंश वाले ने क्या किया था, बनवाया था, ठीक है। इन लोग की देन है। अब याद रख लेंगे, चेर वंश का सबसे महान राजा जिसका नाम था सेनगुट्टवन, या तो इसको सेंगुत्तु वन भी बोलते हैं। तो चेर वंश का सबसे महान जो राजा था वो सेनगुट्टवन या सेंगुत्तु वन, दोनों में से कोई एक, मतलब दोनों का एक ही नाम है, आप ये भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो, ठीक है। सेनगुट्टवन क्या किए थे, ध्यान देखेंगे, पत्नी पूजा, पत्नी को याद रखना, पहले पतिनी बोलते थे, ठीक है, पत्नी पूजा करवाते थे, ठीक है। इस पे महत्व दिया था, बल दिया था, किसने, सेनगुट्टवन, और सबसे महान राजा यही था, ठीक। पतिनी जिसको हम पत्नी पूजा बोलते हैं, यानी कि उस समय पत्नियों की पूजा होती थी, ठीक है। यहाँ से ये समझ में आ गया कि मातृसत्तात्मक क्या था, राजवंश था, यानी स्त्रियों की पूजा होती थी, ठीक। अब याद रख लेना, दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से चाइना में दूध भेजने वाला पहला व्यक्ति था ये, ठीक है। यानी इंडिया के साउथ से सबसे पहला ऐसा इंसान था, व्यक्ति था, जो चाइना में अपना राजदूत क्या किया, इस्टेब्लिश किया, भेजा, ठीक, याद रख लेना। बस अब हम इसके बाद चलते हैं दूसरा वंश, चोल वंश। इसके बारे में देख लेते हैं। चोल वंश का अधिकार तमिलनाडु पे था, याद रख लेना, तमिलनाडु, साउथ इंडिया की बात हो रही है, तमिलनाडु पे ही क्या किया ये लोग, अपना अधिकार जमाए रखे। शासन याद रख लेना, ये लोग शासन कहाँ कहाँ किए हैं, कावेरी डेल्टा, ठीक है, कावेरी डेल्टा, जो बाद में इसका नाम चोल मंडल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी जो कावेरी डेल्टा था बाद में चोल मंडल नाम से क्या हुआ, फेमस हुआ, क्योंकि चोलों का वहाँ पे क्या था, आधिपत्य था, इसलिए उनके नाम पे क्या हो गया, चोल मंडल नाम से वो प्रसिद्ध हो गया, ठीक है। इनकी राजधानी, चोल वंश की जो राजधानी उरैयूर, जो अभी में तिरुचिपल्ली के पास में है, उरैयूर जो है वो तिरुचिपल्ली, ठीक है, तिरुवनंतपुरम, केरला की अगर बात करो तो वहीं पे पास में है, ठीक है, वहीं राजधानी बनाए। इनकी राजा कौन थे, करिकाल थे, करिकाल थे। करिकाल सबसे महान राजा था चोल वंश का, याद रख लेना, चोल वंश का सबसे महान राजा कौन था, करिकाल था, ठीक है, जिसने कावेरी पत्तनम का क्या किया था, कावेरी पत्तनम जो शहर है उसको बनाया था, ठीक है, उसको बसाया था। इनके प्रतीक चिन्ह क्या थे, बाघ, ठीक है, इनकी प्रतीक चिन्ह क्या थी, बाघ, और इनके पास एक अस्थाई नौसेना हुआ करती थी, ठीक है, याद रख लेना, अस्थाई नौसेना, ठीक है, इनके पास भी नौसेना थी, इनके पास भी नौसेना है, इनके पास भी नौसेना रहेगी, मतलब तीनों जो वंशज थे सबके पास एक खुद का सेना रहता था, जो कि मतलब एक तरह से वो लोग अपना इस्टेब्लिश करके रखते थे अपनी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, ठीक है, और दूसरे राज्य को क्या करने के लिए, हड़पने के लिए, जीतने के लिए, ठीक है। तो इनके पास भी एक सेना थी। आगे करिकाल, सबसे महत्वपूर्ण शासक यही था, ठीक है, याद रख लेना, जो चोल वंश का सबसे महान राजा था वो करिकाल ही था, ठीक है। वेन्नी युद्ध, एक युद्ध लड़ा था इसने, वेन्नी युद्ध, जिसमें पांडव को भी हराया था, चेर को भी हराया था, इसके साथ साथ 11 और राजाओं को क्या किया था, ये पराजित किया था। किसने, याद रख लेना, करिकाल ने, इसलिए इसको करिकाल को क्या बोलते हैं, सबसे महान राजा चोल वंश का, ठीक। महान का मतलब यही होता है कि बहुत बलशाली, ठीक है, हर एक तरह से, दिमाग से, शक्ति से, सेना से, सबसे। देखो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आपके पास सब कुछ होते हुए अगर दिमाग नहीं रहेगा तब भी आप हार जाएंगे, ठीक है, और अगर आपके पास दिमाग है, सेना बल, अगर ये सब चीज़ें नहीं है तब भी आप हार जाओगे। इसलिए महान उन्हीं को बोला जाता है जो चारों तरफ से सुदृढ़ हो,
यानी चारों तरफ से पावरफुल हो। उसके पास सेना भी अच्छी होनी चाहिए, उसके पास दिमाग भी अच्छा होना चाहिए, उसके मंत्री अच्छे होने चाहिए, जितने भी बंदे को रखा है वो सब क्या होने चाहिए, क्लास 1 के होने चाहिए, तभी उनको हम क्या बोलते हैं, महान बोलते हैं। तो ये महान थे, ठीक है, क्योंकि भाई इसने पांडव को भी हराया, चेर को भी हराया, और उसके साथ साथ 11 और राजा थे, ठीक है। कौन कौन से राजा थे उनका नाम जिक्र नहीं किया गया और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। याद रखना, करिकाल ने सबसे ज्यादा व्यापार और वाणिज्य पे क्या दिया, बल दिया, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, व्यापार भी करते थे। व्यापार किसका करते थे, फसल वगैरह की, ठीक है, एक देश से दूसरे देश में, और या जो भी चीज़ें खरीदी जाती थी या बेची जाती थी उस पर टैक्स लगा करके क्या कर लेते थे, पैसे कलेक्ट कर लेते थे। राजा है, इसके पास सेना है, सैनिक है, सब कुछ है, तो भाई खाने पीने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो पैसे ऐसे ही क्या करते थे ये लोग, कलेक्ट करते थे, ठीक। कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना इसने ही की थी, ठीक। आगे कावेरी नदी पे इस बंदे ने क्या किया था, कावेरी नदी पे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनाया था, ठीक है। अब आप दिमाग से सोच लो, 160 किलोमीटर लंबा बांध कावेरी नदी पे क्या किया था, बनाया था। कौन, करिकाल ने, ठीक। चलिए पांड्य वंश की बात करते हैं, ठीक। पांड्य वंश याद रख लेना, इनका अधिकार मदुरै पे था, ठीक है। कहाँ पे, मदुरै पे ये पूरा जिंदगी भर अपना शासन किए, ठीक है। दक्षिण से लेकर के दक्षिण पूर्व भाग पर ये क्या किए थे, अपना शासन किए थे। इनकी राजधानी क्या थी, कोरकई थी, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी के पास में है, कोरकई, ठीक। प्रतीक चिन्ह इनका क्या था, मछली था, याद रख लेना। चेर वालों का जो प्रतीक चिन्ह था, धनुष बाण। चोल वंश का जो प्रतीक चिन्ह था, बाघ। और पांड्य वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, मछली था। इनके पास भी क्या थी, एक अस्थाई सेना थी, एक नियमित सेना थी। ये बहुत ही क्या थे, धनी थे, ठीक है। इनके पास बहुत धन था। धन कैसे आता था, मैंने आपको बताया, लूटपाट, ये सब चीज़ें, युद्ध वगैरह में लूटपाट का मतलब घर में चोरी नहीं करना, लूटपाट का यही मतलब है, जब एक राजा दूसरे राजा पे चढ़ाई करता था तो जब वो राजा, एक राजा हार जाता था, उसके सारे सामान को क्या कर देते थे, ले लेते थे, ठीक है। उससे ये क्या करते थे, अपना धनी बन जाते थे, ठीक है, समृद्ध थे, इनको कोई दिक्कत नहीं थी खाने पीने की। विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार, याद रखना, पहले जो भी था, पहले जितने भी राजा हुए हैं वो विधवाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, ठीक है। ये उनकी मेंटलिटी थी, आज से नहीं, बहुत पहले से ही बात हो रही है, ठीक है। उस समय विधवाओं का स्थिति जो है बहुत बुरा था, ठीक है। लोग करते थे, राजा करते थे। जब सोचो राजा ही अगर बुरा व्यवहार करता होगा तो बाकी के जो इंसान रहे होंगे कैसे व्यवहार करते होंगे, ठीक है। आज तो कुछ नहीं है, आज सब लोग के पास क्या है, एक अपना लाइफ है। अगर वो विधवा है तो अपने से जी सकती है, उसको कोई सामने से नहीं बोल सकता, ठीक है। लेकिन उस समय बहुत बुरा स्थिति था, ठीक है। सती प्रथा अभी आया ही नहीं है, सती प्रथा आएगा, उसमें आप सोच लो कि क्या स्थिति रही होगी। अब क्या रहा है कि प्रभाव, इनका प्रभाव क्या था, सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का प्रभाव था, ठीक है। ब्राह्मणों का प्रभाव इफेक्ट सबसे ज़्यादा क्यों था, ये लोग क्या करते थे, वैदिक यज्ञ करवाते थे। याद रखना, पंडित लोग हमेशा से पूजा पाठ पे क्या किए हैं, ज़्यादा जोर दिए हैं, ज़्यादा बल दिए, ठीक है। जो पूजा पाठ करते थे, ठीक है, करवाते थे, वो ब्राह्मण जात के ही थे, समझ में आ रहा है। तो इन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा था, ब्राह्मण जाति वालों का सबसे ज़्यादा पड़ा था, क्योंकि उसमें क्षत्रिय थे, क्षत्रिय पूजा नहीं करवाते थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग के थे, ठीक, मतलब लोअर कास्ट वाले थे। तो जो जिसका जैसा कास्ट था, जैसा जाति थी, वैसे ही उनको काम दिए जाते थे, ठीक। चलिए आगे कह रहा है कि नल्ली कोडम संगम युग का अंतिम शासक था। याद रखना, संगम युग का जो है अंतिम शासक क्या था, नल्ली व कोडम था, ठीक है। ये सबसे अंतिम शासक था, यहीं से ये डायनेस्टी क्या हो जाती है, ये वंशज क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। कौन सा खत्म हो जाता है, संगम काल। लेकिन हम संगम काल के बारे में कुछ संक्षिप्त में और आपको बताएंगे, ये तो मैंने तीनों बता दिया आपको, ठीक है। इसमें याद रख लेना, एक अस्थाई यानी नियमित सेना थी, ठीक। इसके बाद ये लोग अपना एक प्रतीक चिन्ह बनाए थे, अपने आप खुद को पहचानने के लिए कि भाई ये कौन सा मेरा है, कौन सा आदमी दूसरे का है, ये सब सारी चीज़ों के लिए क्या किए, एक प्रतीक चिन्ह बनाए थे। इनकी अलग अलग राजधानियाँ थी, याद रख लेना, इनकी अलग अलग क्या थी, राजधानियाँ थी। ये लगभग साउथ इंडिया पे ही क्या किए थे, यानी तमिलनाडु, केरला वगैरह पे ही ये लोग
राज किए थे, यानी संगम काल वाले। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते थोड़ा सा संगम काल आपको डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हम लोग संगम काल के क्या है कि जो मेन चीज़ें हैं, मैंने आपको तो तीनों डायनेस्टी पढ़ा दी। उसके बाद थोड़े से संक्षिप्त में आप समझ लो कि संगम काल में और क्या चीज़ें थी। ठीक है, ध्यान से देखना। उस समय पुरुनानरु एक ग्रंथ है जहाँ से हमको ये चीज़ मिलता है, ये साक्ष्य मिलता है कि इनके जो वर्ग थे वो 4 वर्ग थे। कौन कौन से वर्ग थे? तुड़ियनों का वर्ग था, पाड़ान का वर्ग था, पड़ैयन का था और कड़म्बन का था। ये 4 वर्ग कहाँ मिलता है हमको? पुरुनारु नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है, यहाँ से याद रख लेना कुछ ऐसे वर्ग है जिनका नाम क्या है। यहाँ से भी नामक ग्रंथ में देखो क्या है, शुडुवन वर्ग जिनको ब्राह्मणों का वर्ग बोलते थे, बेनियार वर्ग जो व्यापारी लोग थे उनको बोलते थे, और अस्सर वर्ग जो शासक थे, ठीक है, एवं योद्धा थे। ठीक है, फिर वेल्लाल वर्ग किसानों का वर्ग, यानी किसान थे, योद्धा और शासक थे, व्यापारी थे और ब्राह्मण थे। ये 4 वर्ग मिलता है। भूमि जो इनकी थी वो 5 वर्गों में थी, उसी से मिला है। कहाँ से? पुरुनारु नामक ग्रंथ से। कह रहा इनकी जो धरती थी वो 5 वर्ग में विभाजित थी। क्या? मुल्लय जिसको हम देहाती बोलते हैं, मुरुदम जिसको कृषि योग्य खेती बोलते हैं, पालय ये रेगिस्तान को बोलते हैं, नेथल समुद्री वर्ग को बोलते हैं, ठीक है, कुरुचि पहाड़ी एरिया। ठीक, 5 वर्ग में क्या था, इनकी धरती बटी हुई थी। याद रख लेना ये इनके उस टाइम के नेम है। ठीक है, अभी का जो करंट चल रहा है वो हम रेगिस्तान जानते हैं, समुद्रवर्ती जानते हैं, पहाड़ी जानते हैं, लेकिन उस समय की जो थी वो हमको नहीं मालूम है कौन सी लैंग्वेज में। समझ में आ रहा है? तो आप ये समझ सकते हैं ये पुराना नाम है और ये करंट का नाम है। ठीक है, आदि मानव की भी जातियाँ उस समय हमको जो पुरुनारु नामक ग्रंथ है वहाँ से मिलता है। क्या था? थोंडा नामक थे, ठीक है, इरुल्ला थे, नागा थे और वेदर थे। ठीक है, उस समय दास प्रथा नहीं था। दास प्रथा का जो था एक तरह से हम बोल सकते हैं जो दास प्रथा वाली कहानियाँ हैं वो नहीं थी उस समय। ठीक है, दास प्रथा हम नहीं मानते थे ये लोग। ठीक, फिर जीवन साथी यानी औरतों को, यानी लड़कियों को स्त्रियों को, एक्चुअली स्त्रियों बोले तो बेटर है, स्त्रियों को कराए अपना जीवन साथी, यानी वो अपने से सेलेक्ट कर सकती थी किसको, जिससे वो शादी करना चाहती थी। ऐसा था, ऐसी चीज़ें थी कि लड़कियां जो थी, ठीक है, स्त्रियां अपने से अपना जीवन साथी यानी अपने वो जिससे शादी करना चाहती थी वो उस समय कर सकती थी। ठीक है, और उस समय मैंने आपको पूरे में पढ़ाया कि जो विधवा थी, विधवाओं जो थी, विधवा लोग थे, उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी, उनको लोग बहुत बेकार मानते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा उसमें दिखाई पड़ता है। ठीक, दूसरी बात, उनके फेमस जो एक तरह से देवता थे मुर्गन थे। याद रखना, साउथ इंडिया के जो फेमस देवता थे, प्रसिद्ध देवता थे जो पूजे जाते थे, उनका नाम क्या था? मुर्गन थे। ये भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, और कह रहा है उस शासन काल में कह रहा है कौन कौन से भगवान की ज़्यादा पूजा हुई है? विष्णु की, इंद्र की और कृष्ण की। ये दोनों धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों का प्रभाव दिखता है। ठीक है, संगम काल में हमको क्या होता है? दिखता है। इनकी जो बंदरगाह थी वो कौन कौन से बंदरगाह थे? याद रख लेना, तोड़ी, मुसिरी, कोरिकई, अरिकमेड़ू, मरक्कनम। ठीक है, ये 5 क्या थे इनके पास? इनके बंदरगाह थे। बंदरगाह क्यों थे? मैंने आपको बताया था कि भाई ये वाणिज्य व्यापार वगैरह करते थे। जब व्यापार कैसे करेंगे, उसमें बाइक वगैरह ये सब चीज़ें नहीं थी, व्हीकल्स चीज़ें नहीं थी, तो ये लोग क्या करते थे? पानी के सहारे जहाज़ों में क्या करते थे? व्यापार करते थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये क्या किए थे? सोने व चांदी के सिक्के चलाए थे, यानी इनकी मुद्राएं सोने और चांदी की थी। याद रखना, व्यापार किस चीज़ का होता था? घोड़े का होता था, घोड़ा का खरीदना बेचना। ठीक, सोना खरीदना बेचना, चांदी को खरीदना बेचना, और सबसे स्पेशल चीज़ मीठी शराब। ठीक, ये लोग दारू की भी क्या करते थे? व्यापार करते थे, यानी मदिरा का भी क्या करते थे? व्यापार करते थे। कौन करता था? संगम वंश के काल वालों ने। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मैंने आपको संगम काल आज पूरा का पूरा क्या किया? डेफिनेटली ख़त्म करवाया। ठीक,
तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ डाउट होगा, मैंने पूरा का पूरा समझाया, उसके बाद संक्षिप्त में ये भी समझा दिया। तो संगम काल का यहीं पे क्या हो गया, पूरा का पूरा मैंने आपको पढ़ा करके दिया। अब इसके आगे हम, ठीक है, इसके आगे जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे आपको अगले लेक्चर में ज़रूर मिलेगा सारा चीज़। तो ये चीज़ें आप एक बार देख लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो आप वीडियो बार बार देखते रहना, ठीक है, आपको ज़रूर क्या होगा, समझ में आएगा। मैं एकदम ऐसा नहीं कोई डिफ़िकल्ट कठिन वर्ड ऐसा कुछ नहीं, जहाँ तक मेरे को समझ आता है, जितनी जो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए मैं उस हिसाब से क्या कर देता हूँ, पढ़ा देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने लोग को बस यही चीज़ से ज़्यादा मतलब रहता है कि नई वीडियो पे लाइक्स आए, शेयर हो और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, ताकि अपने को बस और क्या चाहिए, और आप क्या दे सकते हो, और तो ज़्यादा चीज़ें मिल नहीं सकती, बस यही 3 चीज़ें हैं। आप ये चीज़ करिए, अपने दोस्तों में पहुँचाइए इन सब सारी चीज़ों को। बस आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।